शुरू करते हैं क्लास को। और याद रखिएगा हमेशा ये टॉपिक वाइज क्लास होगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ये टॉपिक वाइज क्लास होगा। देखिए पहला टॉपिक है, देखिएगा मानव शरीर क्रिया, मानव शरीर की क्रिया के बारे में जानेंगे, ठीक है, पहला टॉपिक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं, तो याद रखिएगा 20 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 20 वर्ष की उम्र में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो याद रखिएगा मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है किस अंग में संपन्न होती है, तो याद रखिएगा छोटी आंत में, हमेशा याद रखिएगा छोटी आंत में संपन्न होती है। आगे देखिएगा मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, याद रखिएगा मनुष्य में पाचन जो क्रिया होती है हमेशा याद रखिएगा मुख से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है, तो याद रखिएगा मुख से प्रारंभ होती है। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो याद रखिएगा हॉर्वे ने किया था। अगला पॉइंट है कि पेसमेकर का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा पेसमेकर का संबंध हो जाएगा हृदय से, हमेशा याद रखिएगा पेसमेकर का संबंध किससे होता है, तो याद रखिएगा हृदय से होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या करा जो अगला पॉइंट है कि पेसमेकर का कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा पेसमेकर का कार्य जो होता है याद रखिएगा दिल की धड़कन का प्रारंभ करना। याद रखिएगा पेसमेकर का कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला पॉइंट है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है, गति प्रेरक है जो किससे संबंधित है, तो हमेशा याद रखिएगा हृदय से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, तो याद रखिएगा धमनी द्वारा, याद रखिएगा धमनी द्वारा, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा सोते समय रक्त दाब में हमेशा याद रखिएगा घटता है, याद रखिएगा क्या परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा हमेशा घटता है। अगला पॉइंट है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7.4 होता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा 7.4 होता है। अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगला पॉइंट क्या करा है जो अगला पॉइंट है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, तो याद रखिएगा 80 से 82%, हमेशा याद रखिएगा 80 से कितना हो जाएगा 82% भिन्नता होती है। अगला पॉइंट है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा होगा, तो याद रखिएगा लोहा हो जाएगा जो कि रक्त में पाई जाने वाली धातु हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला पॉइंट है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो याद रखिएगा छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा हमेशा लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम क्या है, टाइलिन है। लार में हमेशा याद रखिएगा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला पॉइंट पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या करा जो अगला पॉइंट है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो याद रखिएगा स्टार्च के पाचन में क्या होती है, सहायक होती है। अगला पॉइंट है कि मानव में के अमाशय में अम्ल एक उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, एक्स क्या है, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। इसको हाइड्रोक्लोरिक को याद रखिए HCl भी कहते हैं, ठीक है, HCl कहते हैं, सूत्र इसका क्या होता है, HCl होता है। आगे देखिएगा क्रेबस चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो याद रखिएगा पाइरूविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला पॉइंट है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की क्रिया को कहते हैं, याद रखिएगा डायलिसिस कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा आगे क्या है जो आगे यहाँ पर देखिएगा आगे पॉइंट क्या रहा है कि पेप्सिन बदल देता है किसमें, तो याद रखिएगा प्रोटीन को पॉलीपेटाइड में, याद रखिएगा पेप्सिन किसको बदल देता है, तो याद रखना प्रोटीन को पॉलीपेटाइड में बदल देता है। अगला पॉइंट देखिएगा कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो याद रखिएगा अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला पॉइंट है कि वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो याद रखिएगा यकृत हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। अगला देखिएगा पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो याद रखिएगा यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त है जो हमेशा याद रखिएगा यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला है कि पित्त जमा होता है किसमें, तो याद रखिएगा पित्ताशय में जमा होता है।
अगला पॉइंट देखिएगा कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो याद रखिएगा 120 बाई क्या होता है, 80 होता है। 120 बाई क्या होता है, 80 होता है, यानी कि 120 mm व 80 mm होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगला पॉइंट है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है। हमेशा याद रखिएगा दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा बढ़ जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा कि समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो याद रखिएगा 2 अरब बार। याद रखिएगा 2 अरब बार धड़कता है। ठीक है, समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो याद रखिएगा 2 अरब बार धड़कता है। अगला पॉइंट देखिएगा मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है, तो याद रखिएगा पंपिंग स्टेशन की तरह। याद रखिएगा मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा पंपिंग स्टेशन की तरह होता है कार्य इसका। अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा हमेशा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा बाबू की क्लास कैसा लग रहा है जो। ठीक है, सभी लोग जरूर फीडबैक जरूर दीजिएगा और शेयर क्या कर दीजिएगा, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए सभी लोग। ठीक है, चलिए अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो जरूर कीजिएगा ये सब काम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या है जो आगे सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन में होता है क्या होता है, तो याद रखिएगा लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। आगे देखिएगा शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। याद रखिएगा शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का क्या करना, परिवहन करना होता है। अगला पॉइंट देखिएगा हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो याद रखिएगा आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक हो जाएंगे। आगे देखिएगा कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन ले जाना इसका कार्य होता है। अगला है कि किसकी सहायता में रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो याद रखिएगा लोहित कोशिकाएं। याद रखिएगा लोहित कोशिकाएं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाए जाते हैं। आगे है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा व्हाइट ब्लड सेल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है। हमेशा याद रखिएगा व्हाइट ब्लड क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, एक होता है आरबीसी, ध्यान दीजिएगा आरबीसी एक होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। याद रखिएगा रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे देखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है, तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। लाल रक्त कणिकाएं जो कहाँ उत्पन्न होती है, हमेशा याद रखिएगा अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है कि इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो याद रखिए 120 दिन का होता है। यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। आगे देखिएगा पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग प्रचूषण करता है, तो याद रखिएगा यकृत करता है। अगला पॉइंट है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में, यानी कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है। यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में होता है। चलिए अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगला पॉइंट क्या कह रहा है जो अगला पॉइंट यह कह रहा है कि लाल रुधिर कणिकाएं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा द्वारा होता है। आगे देखिएगा उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा बढ़ जाएगी। आगे देखिएगा सफेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूसी का मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखिएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला पॉइंट है कि मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो याद रखिए 31 जोड़ी। अगला पॉइंट है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो याद रखें केसरू के रज्जु में। अगला पॉइंट है कि स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, तो याद रखिएगा यकृत यानी कि लीवर में यूरिया बनाते हैं। याद रखिएगा स्तनधारी है जो किसमें यूरिया बनाते हैं, तो याद रखिएगा यकृत या लीवर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है जो आगे यहाँ पर देखिएगा। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अपटू ग्रंथि हो जाएगा। आगे देखिएगा मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण। याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है। आगे देखिएगा गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, याद रखिएगा नेफ्रॉन हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि किसकी कुसंक्रियाओं
के कारण मानव शरीर में मिक्स मीडिया होता है, तो याद रखिएगा अपटू ग्रंथि के कारण, याद रखिएगा अपटू ग्रंथि के कारण। अगला पॉइंट देखिएगा, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो याद रखना है हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में यानी कि खून नहीं जमता है। आगे देखिएगा आगे क्या है, जो सभी लोग आगे ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है, तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट के द्वारा, याद रखिएगा लिम्फोसाइट के द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट है एंटीज एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन है जो एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट है कि आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो याद रखना थायरोक्सिन हो जाएगा, आयोडीन युक्त क्या हो जाएगा, हार्मोन हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि मानव के श्वेत रक्त का व्यास होता है, कितना होता है, तो याद रखिएगा 0.007 mm होता है। अगला पॉइंट पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा जो अगला पॉइंट है कि अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा ब्रीक को। अगला पॉइंट देखिएगा स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सामान्यतः निषेचन होता है, तो याद रखिएगा गर्भाशय में सामान्यतः क्या होता है, निषेचन होता है। आगे देखिएगा आगे क्या है जो अगला पॉइंट है कि एम्नियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है क्या, याद रखिएगा भ्रूण के लिंग का, याद रखिएगा भ्रूण के लिंग का बताता है। अगला पॉइंट है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो याद रखिएगा अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला पॉइंट है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो याद रखिएगा एड्रीनल ग्रंथि से। अगला पॉइंट कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो याद रखना पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगा, तो याद रखना पिट्यूटरी हो जाएगा, याद रखिएगा पिट्यूटरी हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है जो यहाँ पर आगे कर रहा है कि भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो याद रखना बीजांडोसन के द्वारा, याद रखिएगा हमेशा बीजांडोसन के द्वारा। अगला पॉइंट है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है क्या, तो याद रखना ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। आगे देखिएगा गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन की, याद रखना है ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। अगला पॉइंट है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो याद रखना है TSH, हमेशा याद रखिएगा TSH क्या हो जाएगा, हार्मोन हो जाएगा। आगे देखिएगा मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो याद रखना तांबा होती है, मायोग्लोबिन में तांबा होती है, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है जो क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा, और सेशन को जो भी लाइक नहीं किया वो लाइक करते रहिए, ठीक है। और बताइए अगला पॉइंट क्या है, एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, यानी कि 14.5 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 14.5 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि मानव शरीर का समान तापमान होता है, याद रखना है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला पॉइंट है कि किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है, याद रखना रक्त जमाव से। आगे है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, याद रखना अपटू ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, याद रखना एड्रीनेलिन ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है, एड्रीनेलिन हार्मोन हो जाएगा, हार्मोन है, ठीक है। आगे देखिएगा इंसुलिन है एक प्रकार का क्या, याद रखना हार्मोन हो जाएगा। आगे देखिएगा कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, याद रखना दंत बलक हो जाएगा, याद रखना दंत बलक हो जाएगा, जो कि मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है जो आगे ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि किस कोशिका में से इंसुलिन स्रावित होता है, याद रखना बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। अगला पॉइंट है इंसुलिन उत्पादित होता है, याद रखना है
पेनक्रियाज द्वारा, याद रखना पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन उत्पादित होती है। अगला पॉइंट है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति से में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरित होने को कहते हैं क्या? याद रखना वायु श्वसन कहते हैं। अगला पॉइंट है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? याद रखना 4% होती है। हमेशा याद रखिएगा कितनी होती है? याद रखिएगा 4% होती है। अगला पॉइंट है हृदय वंचित है, याद रखना ऐच्छिक पेशी से। याद रखना हृदय वंचित किससे? याद रखना ऐच्छिक पेशी से हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? याद रखिएगा तलुए पर। क्या हो जाएगा? तलुए पर है जो कि मनुष्य में त्वचा है जो क्या है सबसे अधिक मोटी होती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो सभी लोग आगे ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? याद रखना फेफड़ा हो जाएगा जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक हो जाएगा मेलानिन हो जाएगा। आगे देखिएगा सबसे बड़ा अंग बात किया जा रहा है बाबू, तो याद रखना त्वचा हो जाएगा। ठीक है, त्वचा हो जाएगा, त्वचा सबसे बड़ा अंग हो जाएगा। फेफड़ा नहीं हो जाएगा, यहाँ पर त्वचा कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर त्वचा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए त्वचा हो जाएगा। आगे देखिएगा आगे क्या है जो आगे है कंडार जोड़ता है, याद रखना पेशी को हड्डी से। कंडार किसको जोड़ता है? याद रखना पेशी को हड्डी से जोड़ता है। अगला पॉइंट है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? याद रखना अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। आगे देखिएगा आदमी के कंठ के किस भाग को अपटू उदर कहा जाता है? याद रखना थायराइड उपस्थित को। याद रखना थायराइड उपस्थित को। ठीक है, आगे देखिएगा मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? याद रखना 1350 ग्राम का होता है। अब बताइएगा मानव शरीर की में सबसे लंबी अस्थि कौन सा हो जाएगा? ऊरु अस्थि हो जाएगा। ठीक है, ऊरु अस्थि हो जाएगा जो कि मानव शरीर का सबसे लंबी अस्थि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे सब लोग देखिएगा। आगे कराए कि मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडल दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। याद रखना कोशिकाओं के तरल में, कोशिकाओं में तरल। आगे देखिएगा अगला पॉइंट है कि आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? याद रखना फिल्म से। हमेशा याद रखिएगा फिल्म से तुलना की जा सकती है। आगे देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है क्या है वयस्क मानव में होती है? याद रखिएगा कितना होती है? याद रखना 206 हड्डी होती है। और बात किया जाए बच्चा में कितनी हड्डी होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बच्चा में कितनी हड्डी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा 300 हड्डी बच्चा में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आगे क्या करा है जो आगे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगा? तो याद रखिएगा कान की हड्डी हो जाएगा जो कि सबसे छोटी हड्डी हो जाएगा, जिसे स्टेपिच कहा जाता है। आगे देखिएगा आगे क्या कर रहा है, अगला ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगला क्वेश्चन से कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल्हे के जोड़ों का क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा आगे क्या है। एंजाइम मूलतः क्या है? बताइएगा एंजाइम है जो मूलतः क्या है? तो याद रखिएगा एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम है जो क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। आगे ध्यान दीजिएगा आगे क्या है। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो याद रखना 72 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। हृदय कब आराम करता है? हृदय है जो कब आराम करता है? तो याद रखना है हमेशा याद रखिए 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। ठीक है, 2 धड़कनों के बीच आराम करता है हृदय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। अगला पॉइंट क्वेश्चन से कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? तो याद रखिएगा हृदय के बराबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है जो आगे कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है? याद रखिए अस्थि मज्जा में बनती है। यानी कि पूछ रहा है कि आरबीसी कहाँ बनती है? तो याद रखिएगा आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे क्या है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो याद रखना है कैल्शियम की। आगे देखिएगा मनुष्य में सामान्य निरनन रुधिर शर्करा प्रति
स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। याद रखना कितना होता है, 180 से 100 mg होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएगी। ठीक है, जब मनुष्य यानी कि अधिक ऊंचाई पर रहेगी तो याद रखिएगा यानी कि उनमें लाल रक्त कणिकाएं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे देखिएगा, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर क्या है, याद रखना 140 से 180 mg हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे सब लोग ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है, याद रखिएगा दीर्घ अस्थि में। हमेशा याद रखिएगा किस में हो जाएगा, याद रखिएगा दीर्घ अस्थि में हो जाएगा। आगे देखिएगा, स्तनपायु में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, याद रखना ताप नियमन से हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, मानव हृदय में कक्ष की संख्या है, याद रखना 4 हो जाएगा। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितना है, याद रखिएगा हमेशा 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा, मधुसूदनी अंतःस्राव एक है, याद रखना ग्लाइकोलिपिड है। मधुसूदनी अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। आगे ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, याद रखना फिबुला एवं टिबिया हो जाएगा। फिबुला एवं क्या हो जाएगा, टिबिया हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, याद रखना है यूट्रस हो जाएगा। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, याद रखना ऑक्सीजन के लिए। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, याद रखना किसके लिए, याद रखिएगा ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है जो सभी लोग। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, याद रखिएगा एड्रीनल ग्रंथि हो जाएगा जो सेक्स हार्मोन की स्राव करती है। अगला पॉइंट है कि मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, याद रखना प्राबुट हो जाएगा, हार्मोन हो जाएगा, प्राबुट हार्मोन हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा कि मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है, याद रखिएगा डिम्ब वाहिनी नली में। हमेशा याद रखिएगा डिम्ब वाहिनी नली में हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है, याद रखना रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, जमा होता है। आगे देखिएगा कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है, याद रखना घटता है। याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो सब लोग आगे ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है, याद रखना बृहदांत में। अगला पॉइंट है, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, याद रखना प्रासरण के द्वारा। अगला पॉइंट है कि कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, याद रखना यकृत हो जाएगा। आगे देखिएगा, सेरेब्रम किससे संबंधित है, याद रखिएगा मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। सेरेब्रम है जो किससे संबंधित होगा, याद रखना मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन हो जाएगा, याद रखना प्रमस्तिष्क हो जाएगा जो कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो अगला पॉइंट है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, याद रखना मस्तिष्क कोशिकाओं में। हमेशा याद रखिएगा मस्तिष्क कोशिकाओं में हो जाएंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, किसी मृतपायी व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किसी स्थिति में होना चाहिए, याद रखना केवल तंत्रिकाएं प्रकार्यों का अवसान में। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा केवल तंत्रिकाएं प्रकार्यों का अवसान में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग पहला टॉपिक आप लोग के सामने खत्म हो गया। ठीक है, पहला टॉपिक है जो खत्म हो गया, याद रखिएगा पहला टॉपिक क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, पहला टॉपिक खत्म हुआ, दूसरा टॉपिक आ गया। देखिएगा यहाँ पर दूसरा टॉपिक आ गया। दूसरा टॉपिक का नाम क्या है, रक्त समूह। दूसरा टॉपिक का क्या नाम है, रक्त समूह है। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। याद रखिएगा उनके पुत्र का ओ रक्त वर्ग हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा उनका पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, याद रखिएगा ओ रक्त वर्ग हो सकता है।
आगे ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। याद रखिएगा, जब ए या बी हो तो, ए बी हो या बी हो तो। आगे देखिएगा, यदि माता पिता में एक में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो याद रखिएगा ए और बी होगा। क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो सभी लोग आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्विज पॉइंट है कि संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरेथ्रोब्लास्टोसिस या फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? याद रखना, पिता का RH+ तथा माता का RH- होना। आगे देखिएगा, कौन सा रक्त समूह सर्वगाही है? याद रखना ए भी हो जाएगा, जो कि रक्त समूह है जो याद रखिएगा सर्वगाही है। आगे देखिएगा, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। याद रखना, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे यहाँ पर देखिएगा, सर्वात्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो याद रखना ए बी का होता है। हमेशा याद रखिएगा किसका होता है? तो याद रखिएगा ए बी का होता है। आगे देखिएगा, कौन सा रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता होता है? तो याद रखना ओ हो जाएगा, जो कि सर्वात्रिक क्या हो जाएगा? दाता हो जाएगा। आगे देखिएगा, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो याद रखिएगा ओ उपस्थित नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन को भी थोड़ा। क्वेश्चन करा है कि किसी एक समान व्यक्ति में के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, यानी कि किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा 7.35 से 7.45 हो जाएगा। ऑप्शन क्या देगा? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो याद रखना रक्त में प्रोटीन। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या हो जाएगा? याद रखना रक्त में प्रोटीन हो जाएगा। आगे देखिएगा कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखना रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। याद रखना सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या करना? धारण करना हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिएगा क्या करा है कि निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता होता है। कौन होता है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ओ होता है, जो कि क्या हो जाएगा? सर्वात्रिक दाता होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, दो टॉपिक तो खत्म हो गया, आप लोग के सामने देख चुके हैं आप लोग खुद ही। 1 और 2 क्या हो गया? खत्म हो गया। अब तीसरा टॉपिक क्या है, जिसका नाम है मानव अस्थियां। क्या हो जाएगा? मानव अस्थियां है, देखिएगा इसमें भी। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पर, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती हैं। अगला है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? याद रखिएगा 300 होती है। आगे देखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? याद रखिएगा 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। आगे देखिएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? याद रखिएगा 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा आगे क्या है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन होती है? याद रखना जबड़े में होती है। आगे देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगा? स्टेपिस, जिसे कान की हड्डी कहते हैं। किसका हड्डी कहते हैं? कान की हड्डी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा हो जाएगा? फीमर की हड्डी, जिसे जांग की हड्डी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है कैसी होती है? हमेशा याद रखिएगा खोखली होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? याद रखना टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। आगे देखिएगा, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? याद रखना जांघ की हड्डी क्या होती है? सबसे लंबी और मजबूत भी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमजोर हो जाती है? याद रखना कैल्शियम की कमी के कारण। हमेशा याद रखिएगा कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है।
चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या है। वयस्क मानक में अस्थियां होती है कितनी, याद रखिएगा 206 होती है। अब बच्चा की बात किया जाए तो बच्चा में बात किया जाए तो याद रखना 300 लगभग होती है, ठीक है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, याद रखना कान में। याद रखना हमारे शरीर का लघुत्तम हड्डी किस में पाई जाती है, तो याद रखना कान में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा है। अगला क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो याद रखना स्टेपिस हो जाएगा, जो कि कान की हड्डी है, अभी बताएं आप लोग को, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा आगे क्या है जो आगे यहाँ पर देखिएगा क्या है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो याद रखिएगा 29 अस्थियां होती हैं। अगला पॉइंट है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, ठोस होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिएगा 3 टॉपिक तक खत्म कर दिए आप लोग, 3 टॉपिक तक खत्म हो गया। चौथा टॉपिक का नाम है क्या है, स्वस्थ एवं पोषण। चौथा टॉपिक का क्या नाम है, स्वस्थ एवं क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा। तो इसको भी देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके क्या करा। फर्स्ट पॉइंट, एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है, याद रखना कार्बोहाइड्रेट से। याद रखना एथलीट या खिलाड़ी को भी देखते होंगे, खिलाड़ी जो पानी पीता है उसमें याद रखिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, उससे क्या होता है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा यानी कि ऊर्जा मिलती है, ठीक है। आगे देखिएगा, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है, याद रखना ग्लूकोज का अपक्षय होना। क्या हो जाता है, ग्लूकोज का क्या होना, अपक्षय होना। आगे देखिएगा, रक्त ग्लूकोज का स्तर समानता व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। याद रखिएगा भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। आगे देखिएगा, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, याद रखना प्रोटीन से, यानी कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। आगे देखिएगा, प्रोटीन को माना जाता है, याद रखना शरीर का निर्माण करने वाला। याद रखना प्रोटीन को माना जाता है क्या, याद रखना शरीर का निर्माण करने वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करें। आगे यहाँ पर कह रहा है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है, याद रखना प्रोटीन एक प्रकार का एंजाइम है, जो याद रखना मूल रूप से क्या है, प्रोटीन है। आगे देखिएगा, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन हो जाएगा, याद रखना एंजाइम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है जो अगला पॉइंट है यहाँ पर कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, याद रखना 42% क्या होता है, यानी कि प्रोटीन होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, याद रखना स्टार्च का। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो किससे बना होता है, याद रखिएगा स्टार्च का बना होता है। आगे देखिएगा, शहद का प्रमुख घटक कौन हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, जो कि शहद का क्या हो जाएगा, प्रमुख घटक हो जाएगा। आगे देखिएगा, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, याद रखना ग्लूकोज हो जाएगा, जो कि तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। आगे देखिएगा, शहद में मुख्यतः होते हैं, याद रखना कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शहद में मुख्यतः क्या होती है, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आगे देखिएगा, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, याद रखना कार्बोहाइड्रेट हमेशा याद रखिएगा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। आगे देखिएगा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, याद रखना ग्लाइकोजेन में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किसमें, याद रखना ग्लाइकोजेन में संग्रह होता है। आगे देखिएगा, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, याद रखना दालों में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं किसमें, याद रखना दालों में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है जो अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा। अब देखिएगा, मानव शरीर में वसा जमा होती है, याद रखना वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा जमा कहाँ होती है, याद रखना वसा ऊतक में जमा होती है। आगे देखिएगा, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि दांतों में क्या होता है, कैल्शियम होता है। दांतों में क्या होता है, कैल्शियम होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, याद रखना फ्लोरीन का। याद रखिएगा फ्लोरीन का हो जाएगा। आगे देखिएगा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, याद रखना प्रोटीन आवश्यक है। याद रखिएगा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, याद रखना पोटेशियम आवश्यक है। आगे देखिएगा, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, याद रखना आयोडीन का हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा किसका हो जाएगा, आयोडीन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या कर रहा है जो
सेशन को आप लोग लाइक करते रहिए बाबू, बहुत कम लोग लाइक किए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए कि क्लास कैसा लग रहा है, जो ठीक है मेरा मेहनत यानी कि हमारा मेहनत कैसा लग रहा है, ये आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाएगा? शैवाल हो जाएगा, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, याद रखना कैल्शियम होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, 10 कोशिकाएं रक्तदान रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? याद रखना लाल रुधिर कोशिका के कारण। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत कौन से हैं? याद रखना सोयाबीन हो जाएगा एक ठो क्या हो जाएगा? मूंगफली हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, याद रखना कैल्शियम हो जाएगा एक सौ क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे यहाँ पर देखिएगा, आगे क्या करा है? सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है, याद रखना कैल्शियम हो जाएगा। सीमेंट और अस्थियों में दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा हो जाएगा? याद रखना कैल्शियम उपस्थित होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? याद रखना लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। आगे देखिएगा, किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का बनना से? याद रखना विटामिन के का संबंध है, जो कि क्या है? रक्त के थक्का जमना से। आगे देखिएगा, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? याद रखना 50% होता है। आगे देखिएगा, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? याद रखिएगा आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आगे देखिएगा, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? याद रखना हरी पत्तेदार सब्जियों में। याद रखना हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाई जाती है। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? याद रखना डायूरेटिक कहते हैं। याद रखना डायूरेटिक कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा डायूरेटिक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। आगे यहां पर कह रहा है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? याद रखना आंत प्रभावित होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोवा है, एंटी अमीबा हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, आंख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने किससे होती है? हैजा का क्या कारण है? याद रखना जीवाणु हो जाएगा हैजा का कारण। आगे देखिएगा, किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? याद रखना एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? याद रखना है H5N1 से। याद रखना H5 और N1 से निरूपित किया जाता है। आगे देखिएगा आगे क्या है। जो आगे है कि किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है, हमेशा याद रखिएगा। आगे देखिएगा, बेरियम मिल्क का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। याद रखना बेरियम मिल्क का उपयोग किस में किया जाता है? आहार नली की एक्सरे के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे यहां पर देखिएगा, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? सीटी स्कैन का। आगे देखिएगा, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। आगे देखिएगा, किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की। आगे ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? याद रखना इस्कीमिया कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा इस्कीमिया कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, टाइफाइड पैदा किया जाता है? याद रखना है असलामोनेला टाइफी द्वारा। याद रखना असलामोनेला टाइफी द्वारा यानी कि टाइफाइड पैदा किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे कह रहा है कि बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, याद रखना टीबी के लिए। बीसीजी प्रतिरक्षण किसके लिए होता है? याद रखना टीबी के लिए। अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा। अगला पॉइंट है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? याद रखना विटामिन के मदद करता है। आगे देखिएगा, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है? याद रखना तपेदिक के लिए। आगे देखिएगा, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं? याद रखना प्रोटीन्स होते हैं। आगे देखिएगा,
पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? याद रखना यकृत के संक्रमण के कारण होती है। पीलिया जो रोग होती है किसके संक्रमण के कारण होती है? यकृत के संक्रमण के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो यहां पर आगे देखिएगा, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? याद रखना फेफड़ा को। आगे देखिएगा, पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? याद रखना अमनीसिया द्वारा जाना जाता है। आगे देखिएगा, अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? याद रखना हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किसमें? याद रखना अरक्तता में। आगे देखिएगा, चेचक होने का कारण क्या है? याद रखना बेरियोला वायरस हो जाएगा, जो कि चेचक होने का कारण हो जाएगा। आगे देखिएगा, गाय के दूध रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन की मौजूदगी के कारण क्या होता है? थोड़ा पीला हो जाता है, यानी कि गाय का दूध। आगे देखिएगा, कौन सा रोग प्राय वायु में के माध्यम से फैलता है? याद रखना ट्यूबरकुलोसिस। याद रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, जो कि एक ऐसा वायु रोग है, यानी कि रोग है जो क्या होता है, यानी कि वायु के माध्यम से क्या होता है? फैलता है। याद रखिएगा। अब देखिएगा, अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं, याद रखना स्टार्च के। अन्न है जो एक समृद्ध स्रोत किसके होते हैं? याद रखना स्टार्च के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे यहां पर देखिएगा, आगे करा कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप यानी कि CO60 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, याद रखना कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, याद रखना प्रोटीन हो जाएगा। आगे देखिएगा, पित्त ज्वर संचारित किया जाता है, याद रखना एडिज द्वारा। याद रखना एडिज द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाले विटामिन कौन हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। ईसीजी है, याद रखना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। ईसीजी क्या है? याद रखिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे यहां पर देखिएगा कि कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? याद रखना टाइफाइड रोग है, जो याद रखिएगा रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। आगे देखिएगा, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है, याद रखना अरक्ता होता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या होता है? याद रखना अरक्ता होता है। पीलिया एक प्रतीक है, याद रखना यकृत की बीमारी का। पीलिया एक प्रतीक है किसका? याद रखना यकृत की बीमारी का। आगे ध्यान दीजिएगा, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, याद रखना जीवित प्रतिरक्षियों का। याद रखना किसका? जीवित प्रतिरक्षियों का। आगे देखिएगा, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है, याद रखना डायबिटीज मेलिटिस। याद रखना डायबिटीज क्या हो जाएगा? मेलिटिस हो जाएगा उसका नाम। आगे ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? याद रखना यकृत। हमेशा याद रखिएगा क्या होता है? यकृत प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे यहां पर देखिएगा क्या करा कि मिनी माता रोग का कारण है, याद रखना पारा हो जाएगा मिनी माता रोग के कारण। आगे देखिएगा, आनुवंशिकी रोग में कौन यौन संबंधित है? याद रखना हीमोफीलिया यौन संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिएगा, यहां पर क्या करा है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है, याद रखना विषाणु हो जाएगा। ठीक है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण क्या होता है? याद रखना विषाणु होता है। आगे देखिएगा, दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है, याद रखना प्रासरण हो जाएगा। आगे देखिएगा, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। आगे देखिएगा, कैसीन दुग्ध होता है, याद रखना प्रोटीन से। आगे देखिएगा, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? याद रखना आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आगे देखिएगा, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण, यानी कि दूध में मिठास आ जाती है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। जो आगे देखिएगा, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? याद रखना जापानी एन्सेफेलाइटिस के। आगे देखिएगा, घात करो छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है, याद रखना RSV विषाणु हो जाएगा। आगे देखिएगा, चिकित्सक
देते हैं, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, क्योंकि तेल में क्या होती है, असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल है, याद रखना, जंतु वसा में उपस्थिति वसीय अल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, याद रखना, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल हो जाएगा। आगे देखिएगा, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे यहाँ पर देखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, याद रखना 45 ग्राम। आगे देखिएगा, एनोसीमिया कहते हैं, याद रखना, घ्राण संवेदना की कमी को। एनोसीमिया किसे कहते हैं, याद रखना, घ्राण संवेदना की कमी को एनोसीमिया कहते हैं। आगे देखिएगा, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा जो। आगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या करा है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद में जिनमें होता है पोषक और क्या हो जाता है, औषधीय प्रभाव हो जाता है। आगे देखिएगा, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैसीन की उपस्थिति के कारण होती है। आगे देखिएगा, संतुलित आहार में संकटित क्या होना चाहिए, 1/5 प्रोटीन, वसा और क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। आगे देखिएगा, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं, स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं। आगे देखिएगा, दिल का दौरा किस कारण से होता है, याद रखना, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा होता है। आगे से लोग ध्यान दीजिएगा आगे क्या है जो। आगे है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, याद रखना, कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। आगे देखिएगा, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई के का पहले कहाँ पता चला था, याद रखना, जापान में। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था, तो याद रखना, जापान में पहले पता चला था। आगे देखिए, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है, इटाई से। आगे देखिएगा, कालाजार का रोगवाहक कौन है, याद रखना, सिकटा मक्खी हो जाएगा। आगे देखिएगा, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, याद रखना, लुई पाश्चर ने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था। आगे देखिएगा, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस पाया जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा आगे क्या करा जो। आगे करा एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा जीडोबुडिन है, यानी कि AZT इसको सूचित क्या शॉर्ट में करते हैं। आगे देखिएगा, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, याद रखना, वायरस के कारण। आगे देखिएगा, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, याद रखना, एम्फीसमा हो जाएगा। आगे देखिएगा, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, याद रखना, आंवला हो जाएगा, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग है। देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, याद रखना है, वसा में। आगे देखिएगा, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, याद रखिएगा, सोयाबीन में। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है किस में, बताइएगा, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किस में होती है, रुक जाइएगा थोड़ा सा, हाँ, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है किस में, याद रखिएगा, किस में होती है, याद रखिएगा, सोयाबीन में होती है। आगे ध्यान दीजिएगा आगे क्या है, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखना है, क्रोंदा में हो जाएगा। आगे देखिएगा, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, याद रखना है, लैक्टोबैसिलस के कारण। आगे ध्यान दीजिएगा आगे है कि गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न में की उपस्थिति से है, यानी कि कैरोटीन की उपस्थिति के कारण लाल का, यानी कि गाय का रंग क्या होता है, हल्का पीला होता है।
आगे देखिएगा, आगे क्या है, BMW परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए। एड्स होता है, याद रखें, विषाणु से। आगे देखिएगा, आगे क्या, आगे है कि भारी मात्रा में अल्कोहल पीने से लोग मरते हैं सिरोसिस से। आगे देखिएगा, सरल गलगंड किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है, तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाली बीमारी है। आगे देखिएगा, मलेरिया का संक्रामक चरण है, याद रखना बीजाणुज हो जाएगा। आगे देखिएगा, कौन सा कवकीय रोग है, तो याद रखना एक्जिमा हो जाएगा। आगे देखिएगा, छोटी माता पैदा की जाती है, याद रखना है DNS विषाणु द्वारा। काली मौत किससे कहते हैं, याद रखना प्लेग को काली मौत कहते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर किसकी कमी हो जाती है, मानव शरीर में किसकी कमी से हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, याद रखिएगा विटामिन ए का समृद्ध स्रोत हो जाएगा। आगे देखिएगा कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, हमेशा याद रखिएगा यकृत में संचित रहता है। आगे यहां पर देखिएगा कि थायमिन है एक प्रकार का विटामिन बी। आगे है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12, याद रखिएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट रहता है। आगे देखिएगा, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी है, यानी कि विटामिन डी अगर कमी रहेगा तो याद रखिएगा बच्चों में अंगों की अस्थियां क्या होती है, मुड़ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे यहां पर देखिएगा विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, याद रखिएगा राइबोफ्लेविन हो जाएगा विटामिन B2 का अन्य नाम। आगे देखिएगा, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा 4000 किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे है कि साइनोकोबालामीन है, क्या है, याद रखिएगा विटामिन B12 है। साइनोकोबालामीन क्या है, तो याद रखना विटामिन B12 है। आगे है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, क्या है, विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा उत्तम स्रोत है आंवला, याद रखिएगा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो याद रखना आंवला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे यहां पर देखिएगा, आगे है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो याद रखना विटामिन सी के कारण से। आगे देखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, याद रखना एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। आगे यहां पर देखिएगा किस सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है, याद रखना है विटामिन डी से। याद रखना है किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन हो जाएगा, तो याद रखना विटामिन डी है जो सब्जी से प्राप्त नहीं होती है बल्कि किससे प्राप्त होती है, आप लोग को पता होनी चाहिए, तो याद रखना है धूप से प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य की किरण से प्राप्त होती है। आगे देखिएगा प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा विटामिन डी उत्पन्न होता है। आगे देखिएगा मछलियों के आकृति के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन डी की प्रचुरता होती है। आगे है कि विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है, याद रखना कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, याद रखना हमेशा कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे यहां पर देखिएगा, आगे है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में। याद रखना है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन से आप लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा है कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो याद रखना विटामिन के की आवश्यकता होती है। रक्त का थक्का जमने में विटामिन के की आवश्यकता होती है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे यहां पर देखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, याद रखना टोकोफेरॉल हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम। आगे कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, याद रखना विटामिन के है जो क्या क्रियाशील होता है।
मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? याद रखना विटामिन के से मानव शरीर में रक्त की थक्का बनता है। आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग, आगे क्या है जो आगे है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? याद रखना है विटामिन ए का संबंध है। अगला पॉइंट है कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? याद रखना विटामिन डी। विटामिन क्या पे हो जाएगा? डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? बताइएगा, रतौंधी रोग होती है जो निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? तो हमेशा याद रखिएगा विटामिन सी की कमी के कारण रतौंधी रोग होती है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे यहाँ पर देखिएगा बाबू, आगे क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो याद रखिएगा विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। चलिए आगे देखिएगा आगे क्या करा जो आगे है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विटामिन बी12 हो जाएगा जिसमें क्या होता है? कोबाल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? याद रखना है विटामिन बी6 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? याद रखना है विटामिन के की आवश्यकता होती है। आगे ध्यान दीजिएगा, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? याद रखना रतौंधी निम्नलिखित में से विटामिन ए की कमी के कारण होती है। हमेशा याद रखिएगा विटामिन ए के कारण की कमी के कारण होती है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे यहाँ पर देखिएगा बाबू, आगे पॉइंट कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? याद रखना विटामिन बी हो जाएगा जो कि क्या है? पानी में घुलनशील हो जाएगा। आगे देखिएगा विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। याद रखना विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। आगे है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। याद रखना गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो याद रखना विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा होती है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो यहाँ पर आगे देखिएगा यानी कि 5वां टॉपिक भी खत्म हो गया बाबू, यानी कि 6ठा टॉपिक अब आ गया। 6ठा टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। देखिएगा क्या है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? याद रखिएगा लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। आगे देखिएगा जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिएगा जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, याद रखना अरस्तु हो जाएंगे जो कि जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। अगला पॉइंट है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। हमेशा याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे जो कि वनस्पति विज्ञान के क्या हो जाएंगे? जनक हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आप लोग आगे देखिएगा यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? याद रखना हिपोक्रेटस को। याद रखिएगा हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। आगे देखिएगा एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, याद रखना जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। आगे देखिएगा यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64 जीवाणु बनेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन औगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फलित सहायक हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? याद रखना है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ऑक्सीजन का क्या करना? अवशोषण करना। अगला पॉइंट है कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? याद रखना तपेदिक रोग। तपेदिक रोग हो जो होता है याद रखना बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो अगला पॉइंट यहाँ पर है कुआ विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान।
अगला पॉइंट है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? याद रखना, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिएगा, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखिएगा सब लोग, आगे क्या है जो आगे यहाँ पर देखिएगा, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन हो जाएगा? यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम हो जाएगा। आगे एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? याद रखना, वाय ग्रह हो तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। आगे पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। अगला पॉइंट है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटेमोलॉजी कहा जाता है। आगे सर्फेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सर्फों का अध्ययन किया जाता है। आगे डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हमेशा याद रखिएगा, त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। आगे सब लोग ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है जो आगे यहाँ पर देखिएगा, ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है अस्थियों का। ठीक है, तो चलिए 6 टॉपिक आप लोग के सामने यानी कि खत्म हो गया। ठीक है, 6ठा टॉपिक भी खत्म हो गया। ठीक है, 7वां टॉपिक है आपको यानी कि बायोलॉजी में जो अन्य तथ्य यानी कि बचा हो कुछ है उसको देखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी में यानी कि 1 से लेकर 6 तक पढ़े हैं आप लोग। ठीक है, टॉपिक तक, इसमें बचा कुचा जो भी है उसको देखेंगे। ठीक है, 7वां टॉपिक में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करा कि परिशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। अगला पॉइंट है कि जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? याद रखिएगा, जीवाणु में। अगला पॉइंट है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा दूध क्या होता है? खट्टा होता है। अगला पॉइंट है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। अगला पॉइंट है, HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स हो जाएगा। एड्स है जो याद रखिएगा HIV द्वारा होने वाला रोग हो जाएगा। अगला पॉइंट सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या है जो यहाँ पर अगला पॉइंट है कि एड्स वायरस क्या है, क्या होता है? याद रखना, एक सूची RNA होता है। अगला पॉइंट है कि एड्स का कारण है, एड्स का कारण क्या है? याद रखना, वायरस हो जाएगा जो कि एड्स का क्या है? कारण है। अगला पॉइंट है, HIV का फुल फॉर्म है, याद रखना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। आगे है, एड्स फैलता है, याद रखना है, शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है। अगला पॉइंट है कि विषाणु में क्या होता है? याद रखना, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में हमेशा याद रखिएगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला पॉइंट है कि सार्स क्या है? याद रखना, विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है? हमेशा याद रखिएगा विषाणु जनित रोग है। अगला पॉइंट है कि खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? याद रखना है, विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो आगे यहाँ पर देखिएगा, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? याद रखना, चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। अगला पॉइंट है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है कि आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है, याद रखना, विषाणु हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि मशरूम क्या है? याद रखना, कवक हो जाएगा, मशरूम एक कवक है। अगला पॉइंट है कि प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। अगला पॉइंट है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से उत्पन्न होती है। हमेशा याद रखिएगा एथलीट फुट नामक जो बीमारी उत्पन्न होती है किससे उत्पन्न होती है? याद रखना, कवक से उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर क्या करा है कि कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा माइकोराइजा हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि लाइकेन जिन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं, कवक हो जाएगा और शैवाल हो जाएगा।
अगला पॉइंट है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, याद रखना लाइकेन से। अगला पॉइंट है साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो साइकस से बनाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा साबूदाना है जो किससे बनाया जाता है, साइकस से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा सब लोग, आगे क्या है जो आगे यहाँ पर देखिएगा, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है, इफेड्रा से। अगला पॉइंट है कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, जिकांगो। जिकांगो एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। अगला पॉइंट है विषाणु वृद्धि करता है, याद रखना जीवित कोशिकाओं में विषाणु वृद्धि करता है। अगला पॉइंट है कि पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो याद रखिएगा पर्ण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कुरिंज पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है, याद रखना फ्लोरिजन स्राव हो जाएगा। सभी लोग आगे देखिएगा, संसार का सबसे छोटा पुष्प है, याद रखना बुल्फिया। बुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प हो जाएगा। आगे देखिएगा, फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है, याद रखना ताजा पुष्प समूह। अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, याद रखना रेफ्लिसिया हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा। आगे देखिएगा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, याद रखना पुष्प हो जाएगा। नहीं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्याज में खाद्य भाग है, यानी कि खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आलू है, बताइएगा क्या है, आलू है जो क्या है, याद रखना रूपांतरित तना है। आगे देखिएगा, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, शीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट है कि समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो फूल की कली से प्राप्त होता है। आगे यहाँ पर देखिएगा, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो याद रखना तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से प्राप्त की जाती है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, याद रखना केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। हमेशा याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही होता है। आगे देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। आगे देखिएगा, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इन प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विन हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, दालचीनी। आगे देखिएगा, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है, याद रखना आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं, उभयलिंगी गायश्री कहलाती है, गायश्री कहलाती है। आगे देखिएगा, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं, कैरोटीनाइड होते हैं। अगला पॉइंट है कि गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। आगे देखिएगा, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है, घास में। आगे देखिएगा, धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। आगे सब लोग देखिएगा आगे क्या है जो यहाँ पर आगे देखिएगा आगे है कि जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, जैट्रोफा के, याद रखना जैट्रोफा के बीज से जैव ईंधन प्राप्त होता है। आगे देखिएगा, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, आंवला को। आगे देखिएगा कि बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, स्तनपायी में।
अगला पॉइंट है कि लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। अगला पॉइंट है कि किस फल में ये जोला अनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में। अगला पॉइंट देखिएगा, चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? याद रखिएगा पाइन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे की फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन अस्थिरीकरण जीवाणु हैं, याद रखना सहजीवी। आगे देखिएगा, जड़ें धनात्मक भूम्यान्वर्तन होती हैं अधिकांश। आगे देखिएगा, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। याद रखना, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा क्लोरोफिल से। आगे है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया जाता है खुराना ने। आगे देखिएगा, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। आगे किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो याद रखिएगा वाटसन के द्वारा, हमेशा याद रखिएगा वाटसन की द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे यहाँ पर है कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, याद रखना क्रोमोसोम से। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, याद रखिएगा क्रोमोसोम से। आगे है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तावित किया था। आगे देखिएगा, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है कौन? याद रखिएगा लाइसोसोम कहलाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम में पाए जाने वाले वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है, हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे यहाँ पर देखिएगा, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, याद रखना जल हो जाएगा। आगे है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? याद रखना कोशिका भित्ति। अगला पॉइंट है कि गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या है? याद रखना श्रावी हो जाएगा गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य। अगला पॉइंट है कि एक काष्ठीय पौधों की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? याद रखना है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। अगला पॉइंट है कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? याद रखना जाइलम टिश्यू से, हमेशा याद रखिएगा किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या है जो आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आगे है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? याद रखना जे.सी. बोस ने। अगला पॉइंट है संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है, सागर हो जाएगा संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, याद रखना वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अगला पॉइंट है कि जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं, याद रखना जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। अगला पॉइंट है हाइड्रोफाइट कहते हैं, याद रखना एक जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। आगे देखिएगा, मरुद्भिद पौधा है, याद रखना करील हो जाएगा जो कि मरुद्भिद पौधा हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, याद रखना वायु हो जाएगा पर्यावरण के यानी कि अजैव अवयव का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे सब लोग ध्यान दीजिएगा। आगे है कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। अगला पॉइंट है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा औद्योगिकीकरण कौन है? याद रखना हरे पौधे हो जाएंगे। अगला पॉइंट है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? याद रखना 33.3% में होनी चाहिए।
अगला पॉइंट है कि भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? याद रखना दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो ये आगे यहाँ पर देखिएगा। आगे है कि एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। याद रखना यांत्रिक मदद हेतु के लिए। ठीक है। अगला पॉइंट है कि पादपाल एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। अगला पॉइंट है कि अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, याद रखना जीरोफाइटस कहलाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइटस कहलाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पर देखिएगा कि पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनलेस ने। आगे देखिएगा, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? याद रखना संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या है जो आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि सामाजिक वानिकी सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय वनस्पतिकी उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? देहरादून में हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, याद रखना जलमंडल हो जाएगा, जो कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है, याद रखना जल जीवशाला द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे यहाँ पर देखिएगा कि रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है। अगला पॉइंट देखिएगा, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? याद रखना वन उन्मूलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन उन्मूलन हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि ताल हो जाएगा। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है किससे? याद रखना उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। अगला पॉइंट है कि प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है? याद रखना मानव गतिविधियां हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाएगा? मानव गतिविधियां हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा है। आगे करा है कि वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? याद रखना फाइकोसाइनिन हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? याद रखना उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों को चक्रण को क्या कहते हैं? याद रखना जैव भूरासायनिक चक्र कहते हैं। याद रखना जैव भूरासायनिक तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगला पॉइंट है कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो याद रखना वन कटाई के विरुद्ध था। आगे देखिएगा, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। आगे देखिएगा, ओजोन कितनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? याद रखना है 9 ppm। याद रखना 9 ppm। ठीक है, अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? याद रखना जल हायासिंथ हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा? हायासिंथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आगे क्या है जो आगे यहाँ पर सभी लोग देखिएगा, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी उस किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? तो याद रखना ऑक्सीजन के कमी के कारण मर जाएंगे। अगला पॉइंट है कि जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वसंस्थाने कहते हैं।
अगला पॉइंट देखिएगा, अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है, याद रखना मृदा अपरदन हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, याद रखना उत्पादक। अगला पॉइंट है कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, याद रखना नीरी हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाएगा, नीरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो। अगला पॉइंट है कि मैंग्रोव वन वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा, याद रखना मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अगला पॉइंट है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, याद रखना इकोटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इकोटोन कहलाते हैं। अगला पॉइंट है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, याद रखना है पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। याद रखना पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है, याद रखना वाटसन व क्रिक ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो। आगे यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या है जो, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, याद रखना गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। अगला पॉइंट है कि पुरुष में प्रस्तुत के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है, याद रखना XY हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, याद रखना हमेशा 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। अगला पॉइंट है कि मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, याद रखिएगा XY होता है। क्या होता है, XY सम्मिश्रण होता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो। आगे यहाँ पर देखिएगा कि बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, याद रखना पिता का क्रोमोसोम। याद रखना पिता के क्रोमोसोम के द्वारा बच्चों में लिंग निर्धारण होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है। आगे देखिएगा, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा, याद रखना पुरुष का Y व स्त्री का X होना चाहिए। आगे देखिएगा, एक वर्णांध पुरुष व समान महिलाओं की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना 0% है। आगे देखिएगा, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सब लोग, आगे बताइएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे है जीन्स शब्द किसने बनवाया था, याद रखना G मेंडल ने बनवाया था। आगे देखिएगा, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, याद रखना हरा रंग। याद रखना जिसका वर्णांधता हो रहेगा, तो याद रखना हरा रंग उसको क्या दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। आगे देखिएगा, एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। याद रखिएगा, उसके पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे, यानी कि पुत्री में नहीं उत्पन्न होंगे लेकिन पुत्रों में उत्पन्न हो जाएंगे, यानी कि पुत्रियों के पुत्रों में हो गए। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र में होते हैं, याद रखना DNA और प्रोटीन होते हैं। आगे देखिएगा, DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो याद रखना बलात्कारी के लिए, माता पिता और चोर के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो। आगे देखिएगा, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, तो याद रखना आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन हो जाएगा। आगे देखिएगा, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, तो याद रखना मछली की संख्या सर्वाधिक। आगे देखिए, सबसे विषैले मछली है, याद रखना पाषाण मछली हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, सबसे विषैले मछली हो जाएंगे। आगे देखिएगा, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली किटभक्षी मछली है, याद रखना गैम्बूसिया हो जाएगा। आगे देखिएगा, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। आगे देखिएगा, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है, याद रखना 0 हड्डियां होती हैं। याद रखना शार्क मछली में हड्डियां नहीं होती हैं, हमेशा याद रखिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है जो। आगे है, एम्फीबिया बनाता है, याद रखना जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, याद रखना किंग कोबरा हो जाएगा, जो कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। आगे देखिएगा, पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था, याद रखना भेड़ हो जाएगा।
आगे देखिएगा, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियों अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? याद रखना, जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन हो जाएगा। डायनासोरस थे, याद रखना है डायनासोरस हो जाएगा मेसोजोइक सरीसृप युग, याद रखिएगा मेसोजोइक सरीसृप हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्निक लवक के कारण। आगे देखिएगा, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है, याद रखना शुतुरमुर्ग हो जाएंगे। आगे देखिएगा, डुगोन नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? याद रखना स्तनधारी है। आगे ध्यान दीजिएगा, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ियन पक्षी है, याद रखना कीवी हो जाएंगे। आगे देखिएगा, आगे से लोग आगे क्या है जो आगे यहाँ पर है आर्कियोपेटेरिक्स, याद रखना जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीज वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो हमेशा याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? याद रखना है तपेदिक रोग होता है, जो कि किससे उत्पन्न होती है? जीवाणुओं से उत्पन्न होती है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन से कि निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। अगला क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिकी रोग लिंग संलग्न है? याद रखना रॉयल हीमोफीलिया हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवंशिकी है? याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे क्या है जो आगे यहाँ पर देखिएगा कि किस तत्व की कमी के से घेंघा रोग हो जाता है? याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आगे देखिएगा, आगे क्या है जो आगे यहाँ पर है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? याद रखना ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्लू वेवी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? याद रखना नाइट्रेट के कारण। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है जो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न रक्तचाप हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला क्या है पॉइंट है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? याद रखना अंटार्कटिका में पाई जाती है। पेंगुइन जो चिड़िया हैं याद रखें कहाँ पाई जाती हैं? याद रखें अंटार्कटिका में पाई जाती है। आगे देखिएगा, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह क्या है? ऑस्ट्रिच हो जाएगा। आगे देखिएगा, पावो क्रेस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? याद रखना मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रेस्टस हो जाएगा। अगला है, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है क्या कहलाता है? गुंजन पक्षी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? याद रखना 4 चैम्बर होते हैं। व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है कि वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है कंटक चूहा हो जाएगा। आगे देखिएगा, स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं, यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। हरित ग्रंथियां संबंधित है किससे? याद रखना उत्सर्जन से संबंधित है। आगे देखिएगा, कूटक किस में नहीं पाया जाता है? बत्तख में नहीं पाया जाता है। डायनासोरस थे, याद रखना है सरीसृप जो लुप्त हो गए। याद रखना डायनासोरस थे जो क्या थे? सरीसृप थे जो क्या हो गए? अब लुप्त हो गए। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या आगे यहाँ पर देखिएगा, आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों में के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? याद रखना सरीसृप व पक्षी के हो जाएंगे। आगे देखिएगा, किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? याद रखना डाइटम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या है जो आगे बाबू की रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? याद रखना हिपेरिन हो जाएगा।
देखिएगा मैमथ पूर्वज है, याद रखना हाथी के। मैमथ पूर्वज किसके हैं, याद रखना हाथी के हो जाएंगे। आगे देखिएगा फिरोमन्स पाए जाते हैं, याद रखना कीटों में फिरोमन्स पाए जाते हैं। आगे देखिएगा भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सी हो जाएगा, व्हेल शार्क हो जाएगा। आगे देखिएगा प्राइमेट में आधुनिक मानव का निकटतम संबंध कौन है, याद रखना गोरिल्ला है। आगे देखिएगा पांडव भी उसी कुल का है जिसका है भालू। आगे देखिएगा अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, याद रखना बातक तंत्र से। अधिकांश कीट है जो श्वसन कैसे करते हैं, याद रखना बातक तंत्र से करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर क्या करा है, किस सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है, याद रखना नागराज का। आगे देखिएगा तालाबों और कुओं किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, गैबुशिया। आगे देखिएगा मधुमक्खी में पुंपधूप होते हैं, याद रखना जनन छमनर में। आगे देखिएगा कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, याद रखना पक्षी है जो, याद रखिएगा कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट है कि कौन सा भाग हाथी को गजतंत्र के रूप में बदलता है, याद रखना दूसरा कृंतक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है जो आगे यहाँ पर देखिएगा डार्विन फिच चेंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, याद रखना पक्षियों के लिए किया जाता है। अगला है कि विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष परभक्षीय ढोल हो जाएगा। अगला है कि विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है, याद रखना जर्म प्लाज्म बैंक हो जाएगा। आगे सब लोग देखिएगा आगे क्या है जो आगे यहाँ पर देखिएगा चिकित्सा संबंधित आविष्कार। इंसुलिन याद रखना है रफ बैटन ने किया था। हैजे का टीका रॉबर्ट कोच ने किया था। डीडीटी की याद रखना डॉक्टर पाल मुलर ने किया था। आगे देखिएगा आरएनए का याद रखना आर्थर वर्ग और जेम्स वाटसन ने किया था। डीएनए का बात किया जाए तो याद रखना जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया था। आगे देखिएगा एस्प्रिन का ड्रेसर ने किया था। कुनाइन की बात की जाए रेवी ने किया था। और आगे देखते हैं आगे क्या है जो ठीक है। जेनेटिक कोड की बात किया जाए तो याद रखना जेनेटिक कोड हो जाएगा हरगोविंद खुराना ने किया था। बैक्टीरिया याद रखना ल्यूवेन हुएक ने किया था। पेंसिलिन याद रखना फ्लेमिंग एंड फ्लोर ने किया था। विटामिन फंक ने किया था। विटामिन ए मैकुलन ने किया था। विटामिन बी मैकुलन ने किया था। विटामिन सी हॉफकिंस ने किया था। और विटामिन डी एफ.जी. हॉफकिंस ने किया था। चेचक का टीका जेनर ने किया था। और देखिएगा आगे क्या है जो और आगे देखिएगा यहाँ पर टीबी की चिकित्सा रॉबर्ट कोच ने किया था। और स्टेथोस्कोप लेनेक ने किया था। और टाइफाइड रोवर्थ ने किया था। हृदय परिवर्तन क्रिश्चियन बनार्ड ने किया था। और क्लोरोफॉर्म हेर्सियन किया था। और मलेरिया की चिकित्सा डॉक्टर रोनाल्ड ने किया था। तो चलिए बायोलॉजी की क्लास खत्म हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बायोलॉजी की क्लास कैसा लगा।